हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल लक्षद्वीप के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले लक्षद्वीप पर गए थे। उन्होंने लक्षद्वीप का दौरा किया था और लक्षद्वीप के टूरिज्म बढ़ाने पर इन्होंने जोर दिया था। तो ये बात तो नॉर्मल थी। अब इसमें मुद्दा क्या हो गया है, क्यों न्यूज़ में आया है? अब इन्होंने जैसे ही लक्षद्वीप के टूरिज्म बढ़ाने पर जोर दिया तो लक्षद्वीप के 3 मिनिस्टर इससे नाराज़ हो गए और इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ में कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए ऐसी अश्लील टिप्पणी कर दी। जैसे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी है वो इजराइल के पपेट है। ऐसी बहुत ही एक्सट्रीम वर्डों का यूज़ कर लिया गया। अब एक्सट्रीम वर्ड यूज़ किए ना, जिससे भारत सरकार और भी भारत की पूरी जनता नाराज़ हो गई और भारत सरकार द्वारा मालदीव पर जोर दिया गया कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भारत के खिलाफ गलत है। तो इससे मालदीव द्वारा वहाँ के जो 3 मिनिस्टर थे उनको मालदीव गवर्नमेंट द्वारा उनको सस्पेंड कर दिया गया है। बट ये बात यहीं नहीं रुकी। भारत सरकार और भारत की जो आम जनता इससे इतनी नाराज़ हुई कि इन्होंने मालदीव बायकॉट को ट्रेंड करवा दिया। इससे क्या हुआ, भारत की जो अभी जनता है ना, मालदीव की मेन इकोनॉमी किस पे चलती है? टूरिज्म पर। और मालदीव की इकोनॉमी में 25% टूरिज्म की जो हिस्सेदारी है उसमें देखो मालदीव में 100 रुपये आ रहे हैं, उसमें 25% है, 25 रुपीज़ आ रहे हैं वो आ रहे टूरिज्म से। और टूरिज्म में भी ज़्यादातर जो हिस्सेदारी है वो भारत की है। भारत से बहुत ही ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग मालदीव एज ए टूरिस्ट जाते हैं। तो जैसे ये न्यूज़ बाहर आई ना तो भारतीय लोग नाराज़ हो गए और यहाँ की फ़्लाइट जो मालदीव जाती है उसे रद्द कर दिया गया। काफ़ी जो होटल बुकिंग थी उसे भी कैंसिल कर दिया गया। इससे मालदीव को बहुत ही ज़्यादा झटका लगा है। वहाँ के जो शेयर बाजार था वो भी नीचे आ गया है। इससे मालदीव को बहुत ही नुकसान हुआ है। मालदीव की भी जो आम पब्लिक है वो इससे नाराज़ हुई कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भारत और मालदीव है वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे मित्र हैं। इनकी जो हिस्ट्री है वो सदियों से चली आ रही है। सदियों से ये दोनों एक दूसरे के करीब रहे हैं। भारत और मालदीव सदियों से एक दूसरे के करीब रहे हैं। देखो मालदीव और भारत है ना, दोनों ही देश एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत के लिए मालदीव क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भारत है, मालदीव है वो साग का पार्ट है। भारत एक अपना प्रोजेक्ट चलाता है सागर प्रोजेक्ट, मालदीव उसका हिस्सेदार है। साथ ही साथ भारत क्या चाहता है कि इंडियन ओशियन है वहाँ पर भारत की दबदबा कायम रहे। तो मालदीव के साथ अच्छी मित्रता होगी तभी ये सब कर सकता है। अभी क्या हो रहा है, मालदीव में जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है ना तब से आउट इंडिया कैंपेन चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। चाइना के करीब जा रहा है। अगर मालदीव के साथ ऐसे रिश्ते खराब रहे तो चाइना इस रीजन में डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर देगा। चाइना की डोमिनेंस बढ़ेगी, वो भारत के लिए कभी सही नहीं हो सकती है। इसलिए दोनों देशों को एक दूसरे के साथ में संबंधों को वापस स्थापित करना चाहिए। दोनों को देशों को जो भी प्रॉब्लम्स है उसको बैठ के बातचीत के माध्यम से हल करना चाहिए। और इस प्रकार की जो गतिविधियाँ, इस प्रकार की जो घटना है वो दोनों ही देशों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इस प्रकार की घटना से बचना चाहिए। और आप सब जानते होंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है भारत मालदीव के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हिस्टोरिकल दोनों के बीच में टाइज है, दोनों एक दूसरे की लॉन्ग टर्म हिस्ट्री शेयर करते हैं। ठीक है। और लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप और मालदीव दोनों ही देखो किस पर है। लक्षद्वीप की जो मेन इकोनॉमी है वो भी टूरिज्म पे। अभी लक्षद्वीप की टूरिज्म पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। और आप देखोगे मैप में या फिर इमेज देखोगे तो लक्षद्वीप आने वाले टाइम में टूरिज्म में मालदीव को टक्कर दे सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित था। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंटरनेशनल ब्रेल डे के संबंधित है। क्या हुआ, अभी 4 जनवरी को इंटरनेशनल ब्रेल डे है उसे सेलिब्रेट किया गया था। 4 जनवरी को, जिसे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 2018 से, तो इस बार भी 4 जनवरी से इंटरनेशनल ब्रेल डे को सेलिब्रेट किया गया था। इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रांस के एक रिसर्चर थे जिनका नाम था लुई ब्रेल। तो लुई ब्रेल थे, इन्होंने ब्रेल लैंग्वेज है ना इसको खोजा था, इसका आविष्कार किया था। आविष्कार मीन्स इसे खोजा था, इसे बनाया था। तो ब्रेल लैंग्वेज को किसने बनाया था? फ्रांस के एक रिसर्चर थे जिनका नाम था लुई ब्रेल। इनके द्वारा इसे खोजा गया था, इसको बनाया गया था। तो इनको याद करते हुए, इनकी याद में 2018 से यूनाइटेड नेशन यानी यूएन की जो जनरल असेंबली है उसने ब्रेल डे को स्थापित किया था। अर्थात इनकी याद में 2018 से यूएन की जो जनरल असेंबली है उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल डे मनाने को 2018 से स्टार्ट किया था। अर्थात इसे 2018 से ही सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है ब्रेल डे में? सबसे पहले हम ब्रेल लैंग्वेज के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रेल लैंग्वेज में क्या होता है, देखो अलग अलग जो भी हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं
उसको अल्फ़ाबेट से हम पहचान करते हैं कि ये अल्फ़ाबेट ए है, बी है, सी है, जो भी है। ब्रेल लैंग्वेज में इससे डॉट दी जाती है, 6 डॉट होते हैं और डॉट वाइज आप पहचान सकते हो कि ये डॉट कौन सा है, इससे कौन सा वर्ड्स आएगा, इससे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो आप इसमें अलग अलग डॉट्स होते हैं, उसके माध्यम से इसे पहचान सकते हो। तो उसके माध्यम से वर्ड की, वो नंबर्स की और अल्फ़ाबेट की पहचान की जाती है और पढ़ा जाता है कि यहाँ पे क्या लिखा हो सकता है। ठीक है, अब इसका एम क्या है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो इससे जो ब्लाइंड पर्सन है, जो देख नहीं सकते, उनको स्ट्रेंथन करना है, उनको अवेयर करना है कि एजुकेशन के माध्यम से अवेयर किया जा सकता है, तो उन्हें अवेयर करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ में जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ होते हैं ना, उनके जो राइट्स होते हैं, काफ़ी राइट है उनके पास में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है, राइट टू एजुकेशन है, ऐसे बहुत सारे राइट है। अगर उनको अवेयर नहीं किया जाएगा, उनको एजुकेट नहीं किया जाएगा, तो वो अपने जो भी राइट है उनका यूज़ नहीं कर पाएंगे, उनसे अवेयर नहीं होंगे। तो हमारा जो मेन टारगेट है कि पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, उनके पास में देखने की क्षमता नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं है, उनको इस प्रकार की लैंग्वेज के माध्यम से, जो बेयर लैंग्वेज, इस प्रकार की लैंग्वेज के माध्यम से उनको एजुकेट किया जाए, ताकि जो अपने इनके जो भी राइट है उनके खिलाफ, उनके पक्ष में वो अवेयर हो सके। ठीक है, तो पहला जो ब्रेल सिस्टम है, उसे जो ब्रेल लैंग्वेज का सिस्टम है, इसे 1829 में पब्लिश किया गया था। और जो पहली ब्रेल प्रिंट है वो भी 1886 में केरला द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो पहली ब्रेल प्रिंटिंग कब स्टार्ट की गई थी? 1986 में केरला फेडरेशन है उनके द्वारा स्टार्ट की गई थी पहली ब्रेल पेंटिंग। वहाँ पे ब्रेल लैंग्वेज में पेंटिंग प्रिंट किया जाता है, पेंटिंग नहीं प्रिंटिंग। तो पहली ब्रेल प्रिंटिंग केरला फेडरेशन द्वारा 1986 में 1986 में स्टार्ट की गई थी, जिसमें ब्रेल लैंग्वेज का यूज़ होता है। तो ये पूरा ब्रेल लैंग्वेज से संबंधित था। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है, कुछ बैक्टीरिया है, उन्होंने एंटीबायोटिक, जो एंटी बैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल्स होती है उनके खिलाफ में रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। तो कुछ बैक्टीरिया है, उन्होंने बहुत सारी जो एंटी बैक्टीरियल होती है उनके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया था। तो उससे निपटने के लिए एक नई एंटीबायोटिक बनाई गई है, जो इस प्रकार के बैक्टीरिया जिन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप किया है उसके खिलाफ लड़ेगी और उसे ख़त्म करने का काम करेगी। देखो क्या हुआ था, कुछ बैक्टीरियल होते हैं, जैसे इस बैक्टीरिया का नाम है एसिनोबैक्टर बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, जो इसको ड्रग्स दिया जाता है तो जिससे इसको मार दिया जाता है, तो इस ड्रग्स के खिलाफ इसने रेजिलिएंट डेवलप किया था। अब इसको मार नहीं सकते इस ड्रग्स के माध्यम से, तो इसको मारना मतलब इसको ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो गया था। तो रिसर्चर्स ने पाया कि ये बैक्टीरिया है ना, वो किस प्रकार से इसके खिलाफ रेजिलिएंट हो गया है। तो रिसर्चर्स ने एक नई मेडिसिन डेवलप की है, एक नया ड्रग्स डेवलप किया है, जिससे ये जो एसिनोबैक्टर है इसे ख़त्म किया जा सकता है, और जो ये रेजिलेंट हो जाता है तो इसके खिलाफ ये रेजिलेंट नहीं हो पाएगा। इस प्रकार का ये खोज है, इसलिए ये न्यूज़ में। तो इसकी बात करें इसके बारे में, तो एसिनोबैक्टर जो एक ड्रग्स है, इसके खिलाफ ये जो एसिनोबैक्टर है, मतलब एसिनोबैक्टर एक बैक्टीरिया का नाम है जो ड्रग्स के खिलाफ रेजिलेंट हो गया था। तो इसके खिलाफ एक नई एंटीबायोटिक बनाई गई है, जिसका नाम होगा, इस एंटीबायोटिक का बात कर रहे, इसका नाम होगा जोसूराबाल्पिन। जोसूराबाल्पिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है जो क्या करेगी, ये एंटीबायोटिक है, ये एसिनोबैक्टर बैक्टीरिया है, इसके खिलाफ लड़ेगी। क्योंकि पहले जो भी वैक्सीन थी, जो भी मेडिसिन थी, इसके खिलाफ तो ये रेजिलेंट हो गया था। तो वैज्ञानिकों ने एक नई जोसूराबाल्पिन, एक नई एंटीबायोटिक बनाई है, ये इसको मारने का काम करेगी। अब जोसूराबाल्पिन है ना, वो CRAB क्या है, एक बैक्टीरिया का नाम है, CRAB बैक्टीरिया, इसके खिलाफ ये एक इफेक्टिव रूप से काम करती है। ठीक है, इसके लिए 2 ट्रायल भी किए गए थे, 2 फेज में ट्रायल किया गया था, एक क्लिनिकल ट्रायल भी किया गया था, इस प्रकार से डेवलप किया गया। तो हमने देख ही लिया था, दरअसल ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इनमें क्या होता है, किस प्रकार से इन्होंने ये डेवलप करा था, जो रेजिलिएंट है ये किस प्रकार से डेवलप किया था। तो ये जो बैक्टीरिया है ना, इनमें लिपोपोलीसेकेराइड होता है, लिपोपोलीसेकेराइड होता है, जिसके माध्यम से ये खुद में रेजिलेंट डेवलप करते हैं, इनको मारना मुश्किल हो जाता है। तो वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च की, ये जो लिपोपोलीसेकेराइड है इसके माध्यम से ये रेजिलेंट डेवलप करते, तो इसी को अगर ख़त्म कर दे तो इनका रेजिलेंट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो साइंटिस्ट द्वारा इस लिपोपोलीसेकेराइड को ही ख़त्म कर दिया और ऐसी वैक्सीन बनाई जिससे ये इन फ्यूचर में रेजिलेंट न बन पाए। तो अब जो नई जो वैक्सीन बनाई है, जिसमें ये लिपोपोलीसेकेराइड जिसके माध्यम से रेजिलिएंट बना लेते थे, उसको ही ख़त्म कर दिया है। अब इनका रेजिलिएंट बनाना मुश्किल हो गया है। ठीक है, ये जो लिपोपोलीसेकेराइड था इसको ही ख़त्म कर दिया है। तो एक बार हम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट के बारे में देख लेते हैं। तो एंटीमाइक्रोबियल क्या होता है, माइक्रोबियल यानी सूक्ष्म जीव।
छोटे जीव होते हैं ना, बहुत ही सूक्ष्म जीव जिसको आप देख नहीं सकते हो, वो होते हैं माइक्रोब्स। अब इसमें बैक्टीरिया भी होते हैं। पहले बात करते हैं एंटी माइक्रोब्स की बात करें। माइक्रोब्स यानी सारे सूक्ष्म जीव आते हैं, जिसमें बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, वायरस भी आ जाते हैं, फंगी, ये सारे अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, सॉरी माइक्रोब्स होते हैं। देखो बैक्टीरिया कोई एक माइक्रोब्स नहीं है, बहुत अलग अलग प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं। वायरस की बात करें वो भी माइक्रोब्स है, फंगी की बात करें वो भी माइक्रोब्स है। तो ये सारे माइक्रोब्स है जो कि अलग अलग टाइप की है। अब जो ये सूक्ष्म जीव है यानी माइक्रोब्स है, ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग मेडिसिन के खिलाफ रेजिलिएंट डेवलप कर लेते थे। जब कोई माइक्रोब्स है या सूक्ष्म जीव है जो मेडिसिन के खिलाफ रेजिलिएंट डेवलप कर लेता है, तो उसे एंटी माइक्रोबियल रेजिलेंट कहा जाता है। बिकॉज कि वो अब किसी जो मेडिसिन है उसके खिलाफ इफेक्टिव नहीं है। उस अगर मेडिसिन आप लोगे तो भी उसे इफेक्टिव रूप से वो उस एंटी माइक्रोबियल यानी माइक्रोब को ख़त्म नहीं कर पाएगी, बिकॉज उसने रेजिलेंट डेवलप कर लिया है। तो अब क्या होगा, पहले तो ये कैसे होता है, एक तो ये नेचुरल प्रोसेस भी है, जेनेटिक रूप, उसमें जो जेनेटिक होता है ना, जो भी माइक्रोब्स है वो अपने जेनेटिक को चेंज कर लेता है। टाइम टाइम आप उसे देते रहोगे ना दवाई, तो उस दवाई के खिलाफ वो जो उसका जेनेटिक होता है उसे चेंज कर लेता है। अब नेक्स्ट टाइम उसकी मेडिसिन यूज लोगे तो वो असर नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ में जब आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है तो आप पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, इससे भी उसमें रेजिलेंट डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप से ये रेजिलेंट डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इससे क्या होता है, नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान ये होता है कि ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई मेडिसिन है उससे आप ठीक हो रहे हो, आपका बुखार हो गया है और उस मेडिसिन से ठीक हो रहा है, तो अगर जिस वजह से हो रहा है वो वजह ही, जैसे कि आपको बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से ये बुखार हो रहा है, तो अब आपने दवाई ले ली, उससे भी ठीक नहीं हो रहा, तो उससे ठीक कैसे करोगे? ट्रीटमेंट करना मुश्किल ही हो जाएगा ना। तो ये ट्रीटमेंट करना इसमें मुश्किल हो जाता है, यही मेन समस्या बन गई थी। तो अब क्या कर रहे हैं, नए नए बैक्टीरिया, नई नई जो मेडिसिन है उनके माध्यम से इसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये पूरा न्यू जो ड्रग्स रिसर्च किया गया उससे संबंधित था। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है जल्लीकट्टू के बारे में। जल्लीकट्टू के बारे में आप सबने सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, तो 15 जनवरी से मदुरई में जल्लीकट्टू फेस्टिवल है उसे आयोजित किया जाएगा, इसीलिए ये न्यूज़ में आज से 7-8 दिन बाद में ये इसे सेलिब्रेट किया जाएगा, 5-6 दिन बाद में, इसीलिए न्यूज़ में। अब इसकी बात करें तो ये पहले कहाँ आयोजित होता है, ये तमिलनाडु है, श्रीलंका है। श्रीलंका में जो तमिल रीजन है वहाँ पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो हम पोंगल है ना, हम मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करते हैं, तो वहाँ पर किया जाता है पोंगल सेलिब्रेट। तो पोंगल के पार्ट के रूप में जल्लीकट्टू को सेलिब्रेट किया जाता है। इसे मट्टू पोंगल दिवस, जैसे हमारा मकर संक्रांति का दिवस होता है वहाँ पर मट्टू पोंगल दिवस होता है, वहाँ पर उसी दिन जल्लीकट्टू को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, बुल होता है ना, जैसे कि सांड होता है, उसको भीड़ पब्लिक होती है ना उसमें छोड़ दिया जाता है, मतलब ये बुल को पब्लिक के अंदर छोड़ दिया जाता है। और एक कोई भी पर्सन है उसका काम होता है कि इस बुल को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, उस बुल को कंट्रोल करने का एक इंसान का काम होता है, एक व्यक्ति का, पर्सन का काम होता है, और उसे पब्लिक में छोड़ दिया। जो उसे कंट्रोल कर लेता है उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, और उसे कुछ इनाम भी दिया जाता है, और को माना जाता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ऐसा माना जाता है। तो इंडिया में ना आपने देखा होगा एनिमल स्पोर्ट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि राजस्थान में पहले ऊँट की रेस होती थी, कैमल रेस होती थी। साथ ही साथ हम बात करें कंबाला रेस की, कर्नाटक में कंबाला रेस होती है, कुछ टाइम न्यूज़ में था, आपने मूवी देखी होगी कांतारा, वहाँ पर भी कंबाला रेस होती है। इसमें क्या होता है, दो जो बैल होते हैं ना उनको दौड़ाया जाता है पानी में, और उसके पीछे एक जॉकी होता है जो उस बैल को कंट्रोल करता है, और फिर पानी की छींटे कितने ऊपर जाता है, इस प्रकार से भी ये रेस होती है। ठीक है, ये रेस होती है कंबाला रेस, कर्नाटक में होती है। फिर आसाम में क्या होता है, बुलबुल फाइटिंग होती है। बुलबुल जो एक प्रकार की चिड़िया है, वहाँ पर इसकी फाइटिंग करवाई जाती है। आसाम में इस प्रकार की ये स्पोर्ट होता है। साथ ही साथ में आपने आंध्र प्रदेश में मूवी में भी देखा होगा, कोक जो मुर्गे होते हैं उनकी फाइटिंग करवाई जाती है। आंध्र प्रदेश में मुर्गों की फाइटिंग करवाई जाती है। ये सारी जो प्रैक्टिस होती है, ये सारे जो स्पोर्ट होते हैं ना, ये काफ़ी क्रूएल्टी होती है, इसमें एनिमल की काफ़ी ज़्यादा क्रूएल्टी होती है। मैं ऐसे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो कई बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जजमेंट दिया गया था, ये जो स्पोर्ट होते हैं इसमें जो एनिमल्स होते हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार तो ये कंबाला रेस पे बैन भी लगाया दी थी, जल्लीकट्टू पे भी बैन लगा दिया था, बट फाइनली वहाँ की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, और लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो ये जो इस पे लगाया था बैन, इसे हटा दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया ये काफ़ी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और लोगों की भावना से जुड़ी हुई है, तो उसे इस प्रकार से बैन नहीं किया जा सकता है। बस ये बात हो सकती है कि वहाँ पे जो क्रूअल्टी होती है उसे थोड़ा कम किया जा सकता है, इस प्रकार की प्रैक्टिस है। और इसकी हिस्ट्री भी बहुत ही लंबी है। अब तमिल हिस्ट्री में देखोगे ना, तो तमिल में क्लासिकल पीरियड में
जो 400 से 100 के बीच में था, 400 से 100 के ईस्वी के बीच में, मतलब बिफोर कॉमन एरा के 400 से 100 बिफोर कॉमन एरा की बात करोगे तो वहाँ पर अय्यर ट्राइब के द्वारा, अय्यर ट्राइब है उनके द्वारा ये खेला जाता था। जल्लीकट्टू है ना, ये काफ़ी पुराना है, आज से आप देखोगे 2100-2200 साल पुराना है। तो वहाँ पर अय्यर ट्राइब थी, जो कि तमिल क्लासिकल पीरियड की बात करें, वहाँ पर इनके द्वारा इसे खेला जाता था, यानी प्रैक्टिस किया जाता था। और आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करोगे, उस टाइम की एक सील मिली है, सील यानी पत्थर है, वहाँ पर वो लिखा है, वहाँ पर भी इसके बारे में दिखाया गया, जल्लीकट्टू है ना, इसके बारे में दिखाया गया कि इस प्रकार की प्रैक्टिस उस टाइम में भी होती है। साथ ही केव पेंटिंग मिली है, मदुरई में एक केव पेंटिंग मिली है, वहाँ पर भी जल्लीकट्टू के बारे में दिखाया गया है। तो ये काफ़ी पुराना त्यौहार है, काफ़ी लंबे समय से मनाया जाता है, इसलिए इसे बैन करना भी नहीं, क्योंकि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये त्यौहार है। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल जल्लीकट्टू से संबंधित था। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इलेक्शन कमिश्नर द्वारा जो अनरिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड पार्टी है ना, उनके लिए नए रूल लाए गए। तो सबसे पहले देख लेते हैं अनरिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड पार्टी क्या होती है। सबसे पहले अगर आपको नई पार्टी बनानी है ना, नई पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, तो इलेक्शन कमिश्नर के अंतर्गत आपको रजिस्टर करवाना होगा, आपको फॉर्म फिल करना होगा और रजिस्टर करवाना होगा। फिर रजिस्टर करने के बाद में आप नेक्स्ट इलेक्शन लड़ोगे। ठीक है, उस इलेक्शन में आप ज़्यादा सीटें जीतने पर, मतलब 2-3 राज्य जीतने पर नेशनल पार्टी भी बन सकते हो, एक राज्य जीतने पर स्टेट पार्टी भी बन सकते हो, अलग अलग पार्टी आप बन सकते हो। बट क्या होता है, बहुत सारी जो पार्टीज होती है ना, उनको ना तो स्टेट पार्टी बनना है ना नेशनल पार्टी बनना है, वो इसीलिए रजिस्टर करवाती है ताकि जो ब्लैक मनी होते हैं उसका यूज़ किया जा सके, उसे वाइट मनी में कन्वर्ट करवाया जा सके। और इस प्रकार की उनका सारा खेल होता है पैसे कमाने का, पैसे का हेर फेर करना है, मनी लॉन्ड्रिंग करना है, ब्लैक मनी को वाइट मनी करवाना। इसलिए ये पार्टियाँ होती है, ये इलेक्शन कमिश्नर में रजिस्टर करवाती है ताकि इलेक्शन कमिश्नर इनको छूट दे दे और वो पैसों का हेर फेर कर सके, इसलिए पार्टी रजिस्टर करवा देती है। और अनरिकॉग्नाइज क्या होती है, रिकॉग्नाइज पार्टी कौन सी, जैसे बीजेपी है वो रिकॉग्नाइज पार्टी है। अगर आप नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इसके लिए आपको 3-4 राज्यों में चुनाव लड़ना होगा और वहाँ पे जीतना होगा, तब आप नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज हो जाओगे। और एक राज्य में जीतोगे तो स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज हो जाओगे। और अनरिकॉग्नाइज पार्टी कौन सी होती है, जो पार्टी रजिस्टर तो करवा लेती है बट वो ना तो राज्यों में ज़्यादातर चुनाव जीतती है और ना उनका टारगेट ही नहीं होता जीतने के लिए, ऐसी पार्टी बना लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को ये बात पता चली तो वो इससे परेशान हो गई और उन्होंने नए रूल निकाले कि ऐसी पार्टियाँ होती हैं उनके लिए कुछ और रूल, एक्स्ट्रा रूल निकाले गए ताकि जो फर्जी पार्टी आती है ना, जो पैसों के लिए आती है, उनको यहाँ से हटाया जा सके। तो क्या क्या नए रूल निकाले गए इलेक्शन कमीशन द्वारा। एक तो रूल निकाला गया कि अब जो भी नई पार्टी बनेगी ना, उनको अगर एज ए पार्टी रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए जो 3 साल का है ना, पिछले 3 साल का इनका जो भी टेन्योर है, जो भी टर्नओवर है, जो भी पैसों का हेल देन उन्होंने किया है, तो लास्ट 3 सालों का अकाउंट का ऑडिट करवाना होगा। लास्ट 3 सालों में उन्होंने जो भी अकाउंट में काम किया है उसका ऑडिट करवाना पड़ेगा। पहला रूल तो ये फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड रूल क्या फॉलो करना पड़ेगा, सेकेंड रूल ये है कि लास्ट 2 इलेक्शन, पहले तो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर है उसके अकाउंट का ऑडिट करवाना होगा। फिर लास्ट 2 ईयर की बात करें, लास्ट 2 ईयर में इन्होंने जो इलेक्शन लड़े हैं उस इलेक्शन में कितना खर्चा किया है इन्होंने, वो कितने इन्होंने पार्टी में मेंबर लड़वाए हैं, कितने पार्टी के सदस्य जो चुनाव लड़े थे, उन सबका सिग्नेचर लाकर एक पेपर लाके हमें सबमिट करवाओ कि एक तो 3 साल का ऑडिट करवाओ, साथ ही साथ लास्ट 2 ईयर में आपने जो इलेक्शन लड़े उसका जितना खर्चा हुआ उसका ब्यौरा दो, और जो भी आपके मेंबर है उनके सिग्नेचर के साथ में हमें बताओ कि हमारे इतने मेंबर हैं। ठीक है, ये सब जो रूल फॉलो करेगा उनको ही सिंबल है वो दिए जाएंगे। अगर आपकी पार्टी है, आपने ये सारे रूल फॉलो किए तो ही आपको नेक्स्ट टाइम में सिंबल दिए जाएंगे, नहीं तो आपको सिंबल नहीं दिए जाएंगे। बिकॉज कि आप इस घोटाले करते हो, मनी फ्रॉड करते हो, इसलिए आपको सिंबल नहीं दिए जाएंगे। बात आपको समझ में आ गई। अब सिंबल का एलोकेशन कैसे होता है, कैसे एक पार्टी को सिंबल दिए जाते हैं, तो इसके लिए एक रूल बनाया गया था, एक ऑर्डर पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, जिसका नाम था इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलोकेटमेंट ऑर्डर 1968 में इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एक ऑर्डर पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, जिसके माध्यम से सिंबल को एलोकेट किया जाता है, सिंबल को पार्टियों को दिया जाता है। जैसे बीजेपी को फूल है, कांग्रेस का हाथ है, इस प्रकार के ये इनको सिंबल दिए जाते हैं। सिंबल में 100 सिंबल होते हैं, 100 सिंबल होते हैं, जिसमें से 3 सिंबल आपको चूज करने होते हैं और फाइनली आप तीनों में से किसी एक सिंबल को चूज करके अपनी पार्टी का सिंबल बना सकते हो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। और सिंबल उन्हीं पार्टी को मिलते हैं जिन्होंने क्या किया हो। जैसे कि राजस्थान में टोटल उम्मीदवार कितने हैं, टोटल विधानसभा में कितने मेंबर है, तो 200 है, 200 है। तो 200 में से अगर आपने 5%
200 का 5% अगर आपने चुनाव लड़वाया है, 200 में से आपने अगर 5% उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाया है तो ही आपको सिंबल दिए जाएंगे, नहीं तो आपको सिंबल नहीं दिए जाएंगे। ये बात आपको समझ में आएगी। 200 में से, मतलब राजस्थान की बात करें, राजस्थान में से 200 में से अगर 5% आपने अपने जो, जैसे मेरी पार्टी है राजस्थान में 200 उम्मीदवार है, तो उसके 5% को मैंने अगर चुनाव लड़वाया ना तो ही मेरे को, मेरी पार्टी को इलेक्शन कमीशन द्वारा सिंबल दिया जाएगा, नहीं तो सिंबल नहीं दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इसे आपने पॉलिटी में पढ़ा ही होगा, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है ये। तो इसमें एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और साथ ही साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और ये जो टोटल नंबर होते हैं ये किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं? ये नंबर डिसाइड किए जाते हैं राष्ट्रपति जी द्वारा। राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर में कितने टोटल मेंबर होंगे। ठीक है, इनके कार्यकाल की बात करें, टेन्योर की, तो 6 ईयर या 65 ईयर, या तो 6 साल या 65 साल, जो भी पहला हो जाएगा वो माना जाएगा। ये रिजाइन कभी भी दे सकते हैं, रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं हो सकता है। रिमूव इनको सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस प्रकार से रिमूव किया जाता है उसी प्रकार से इनको रिमूव किया जा सकता है। ऐसे कोई मुंह उठा के रिमूव नहीं कर सकते हो। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है उसी प्रकार से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य जो भी इलेक्शन कमिश्नर उनको रिमूव किया जा सकता है। और इसको रिमूव पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। पार्लियामेंट में प्रोसेस चलाकर इनको रिमूव किया जा सकता है। तो ये पूरा आज का डिस्कशन था। ये नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको एक बार देख लो। और जो भी आज का डिस्कशन था उसमें से जो क्वेश्चन पूछेगी उसका आप आंसर दे दो, नहीं तो उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। और आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।